प्रतिशत कम हो गई है। और ये कम नहीं हुई है, 53% आय पर मोदी सरकार ने सेंध लगाई है। ये 20% सबसे गरीब आबादी, 15 करोड़ परिवार मोटे मोटे की आबादी पर मोदी सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने सेंध लगाई है। ये 8 साल पहले भी सूट बूट की सरकार थी और आज भी सूट बूट की सरकार है। और हम सबसे गरीब परिवारों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो लोअर मिडिल कैटेगरी है उसकी आय करीब करीब 32% कम हुई है, जो मिडिल इनकम कैटेगरी है उसकी आय 9% कम हुई है। तो मोटे तौर पर 60% घरों की, 60% जनता की आय पर मोदी सरकार ने डाका डालने का काम किया है और ये आय निरंतर कम होती जा रही है इनके शासनकाल में। इसी दौरान इंपॉर्टेंट है ये समझना, इसी दौरान सबसे अमीरों की आय 40% बढ़ी है। और कुछ भी कहने से पहले मैं एक फिगर आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं। 2005 से 2015 के बीच वस्तुतः जो यूपीए का शासनकाल था उसमें 20% जो सबसे गरीब हाउस होल्ड थे, जो सबसे गरीब परिवार थे, उनकी आय 183% बढ़ी थी। तो एक शासनकाल में 183% बढ़ी है और एक शासनकाल में आय आधी हो गई है। 53% होना मतलब 5 साल में आय आधी हो गई है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सूट बूट की सरकार अमीरों से प्यार करती है और गरीबों पर अत्याचार करती है। सूट बूट की सरकार की नीतियां, उनके नियम, उनके कानून, उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के लिए चलती है। उनका गरीबों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एक बात बतानी और भी जरूरी है। जब मैंने कहा 2005 से 2015 के बीच में 183% बढ़ी इनकम, उसी दौरान 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से निकाले गए थे। और ये सारे सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रही हूं। यहां पर यह भी कहना जरूरी होगा कि न्यू इंडिया में गरीबों को और गुर्बत में ढकेला जाएगा और अमीरों के हाथ में और पैसा और संसाधन और पावर दिया जाएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने दिखाया था कि कैसे कुछ लोगों की आय 8 गुनी हो गई। और एक बात मैं यहां पे बताना चाहती हूं कि सरकार कोरोना के पीछे नहीं छुप सकती है, क्योंकि कोरोना और कोविड तो अमीरों के लिए भी था, लेकिन उनकी आय 40% बढ़ती है और सबसे गरीब लोगों की आय अधिया जाती है, आधी हो जाती है। यह इसलिए था क्योंकि सरकार का जो नीति, नियम, कानून, अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका है वो अमीरों के लिए होता है। पिछले 5 सालों में जब ये हमने फर्क देखा कि कैसे उनकी आय आधी हो गई, उस दौरान सरकार ने क्या किया? पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ। तो मोटे तौर पर 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों से, हर एक परिवार से 15 करोड़ सबसे गरीब हर एक परिवार से सरकार ने 1.5 लाख रुपए ऐड कर 5 करोड़ सबसे अमीर परिवारों को देने का काम किया। यह मोटा मोटा एक फॉर्मूला बनता है। अगर 40% 20% की बढ़ रही है और 53% आधी हो रही है सबसे नीचे वाले 20% की, तो उन्होंने सबसे गरीब परिवारों से 1.5 लाख रुपए देकर सबसे अमीर परिवार को देने का काम किया। और ये क्यों हुआ? क्या ये गलती से हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या कोरोना काल के पीछे छिपा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था को जिस तरह से चलाया जा रहा था उसके चलते हमारी जीडीपी की ग्रोथ की जो दर थी वो 8.2 से 4.1% हो गई थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी। और ये सब दिख रहा है। जब गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है, तो वो कहां हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। और ये आंकड़ा बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी है, जो 20% सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वो ज्यादातर शहरी इलाकों में हुआ है। अर्बन पावर्टी जिसको कहते हैं वो बहुत जोरों से बढ़ी है, रूरल पावर्टी उसके मुकाबले में कम बढ़ी है। और इसका सिर्फ एक कारण है, जिस मनरेगा को मोदी जी हमारी विफलताओं का प्रमाण कहते थे, वो संजीवनी साबित हुआ। उसने रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी का काम किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया और उससे लोगों की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चलती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में वो हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए न्याय जैसी योजना की आज जरूरत है।
हम लगातार कह रहे हैं, जिस दिन से पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके पहले से हम लगातार कह रहे हैं, न्याय जैसी एक व्यवस्था की जरूरत है जहां पर गरीब लोग जो प्रभावित है इस अर्थव्यवस्था की कंप्लीट रुइन से, उनके हाथ में पैसा डाला जा सके, उनका उपभोग बढ़े, निवेश बढ़े। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है। और आज ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में अब कुछ ही दिन रह गए, आज से 6 दिन बजट में रह गए, 6 से 7 दिन, और इस बजट का एक ही और सिर्फ एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इस बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए, इस बजट का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई इस खाई को पाटना, लोगों के हाथ में पैसा देना, लोगों को, गरीबों के लिए नीतियां और नियम और कानून बनाना। इसके अलावा बाकी जो अगर बजट होगा तो वो जबानी जमा खर्च की बात है। मैं ये भी कहना चाहती हूं क्योंकि सरकार को सर्वे में बड़ा भरोसा है, एक सर्वे, और हम इस मंच से कहते हैं एक नया सर्वे इंस्टीट्यूट करिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। ये एक नया इंडेक्स मोदी सरकार को बनाना चाहिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के चलते पता तो चले कि ये सरकार बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ क्या कर रही है, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को अधिया दिया गया, किस तरह से निवेश खत्म हो गया, किस तरह से उपभोग प्रभावित हुआ, किस तरह से निर्यात खत्म हुआ इस इकोनॉमी में। ये अगर पता करना है तो मोदी जी के नीति, नियम और कानून देखने हैं जो अमीरों के लिए बनते हैं और गरीबों का उसमें शोषण होता है। मैं इस मंच से एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, और ये ज़रूरी बात है कहने के लिए, कि हम पहली बार जो टेक्निकल रिसेशन में गए, हमने जिस तरह से रोजगार नष्ट होते हुए देखे, इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर रोजगार छोटे, मध्यम, लघु उद्योगों के लिए हुए। और राहुल जी लगातार ये कहते हैं कि ऐसे जो उद्योग होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनका नष्ट होना, उनका क्षतिग्रस्त होना इकोनॉमिक रुइन, इकोनॉमिक बदहाली का कारण बनता है। तो इस मंच से हम 2 चीज़ें कहना चाहते हैं। बजट आने वाला है, इस बजट का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए कि आप गरीबों और अमीरों की खाई को पाटिए, गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए। जो शहरी गरीबी बढ़ती जा रही है, जो शहरी गुर्बत बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ कीजिए। सबसे पहले तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, आपको समस्या का निवारण करने के लिए समस्या को एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना ज़रूरी है। लेकिन ये सरकार समस्या को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। ज़रा सी ग्रोथ आती है, आप 7.5 फीट अंदर चले गए थे ज़मीन के, अगर आप 8 फीट ऊपर भी आ रहे हैं तो आप आधा फीट ही ऊपर अभी आए हैं, उस पर तालियां होने लगती हैं, एक दूसरे की पीठ ठोकने लगते हैं। तो ज़रूरी है समझना कि गरीबों की सुरक्षा करी जाए। अमीरों के हाथ में, जो सबसे गरीब परिवारों से 1.5 लाख रुपए लेके आपने प्रत्येक परिवार के डाले हैं, उस व्यवस्था को ख़त्म कीजिए। सूट बूट की जो सरकार आप पिछले 8 सालों से चला रहे हो और आपने बदहाली के इस आलम पर ला दिया है कि आज इस देश के 20% आबादी की आय आधी हो गई है और 60% आबादी की आय 5 साल में सबसे ज़्यादा कम हो गई है, उसके बारे में निवारण कीजिए। I will just very briefly make some points in English. I have largely used English and Hindi together, but first the Oxfam report and now the ICE 360 survey, which is done by the People's Research on India's consumer economy, has very categorically stated how the divide, how the deep fissures between the rich and the poor in this country are only widening. According to this report, for the last 20% quintile of India's population, which is about 15 crore households, incomes have dipped by 53% as compared to 2016. And incomes for lower middle income group have dipped by 32%, for middle income group by 9%. So on a broad speaking level, 60% of India is today earning less than what it was earning 5 years back. And this is one survey after the other showing this. So there's got to be some truth in how the income divide is widening. It is also important to point out here that for the 20% for whom income has halved under the Modi government, the same population saw their income surge by 183% under the UPA rule of 2005 to 2015, when we lifted 27 crore people out of poverty. But guess what? Whose income is going up? The richest 20% are richer by 39%. Their incomes have gone up by 39%. And survey after survey, report after report is showing that. So there really is some deep trouble in the economy. Because the suit boot sarkar, the people who only make policies for the rich and for the well-heeled, are only focusing on their wealth.
We've seen how income divide is increasing in this economy, and so we from this platform suggest two things. Gross Economic Mismanagement Index should be instituted so that one gets to know how badly mismanaged the Indian economy is. Why is unemployment on the rise? Who is price rise affecting the most? Why are corporate taxes being cut but GST, which is being borne by everybody, being increased? These are the questions that the government of the day must answer. But because the union budget is right around the corner, from this platform we categorically and assertively insist that the union budget must and only focus on bridging this divide between the rich and the famous. The union budget should only and only focus on increasing money in the hands of the poor. The union budget should pay attention how urban poverty is going up manifold and rural poverty in comparison has gone up, but gone up lesser, because Manrega has come to fore. Manrega has served the purpose. It has ring-fenced, it has protected the rural economy. And at this stage, I really think that the government of the day, which is about to present the union budget, should accept the problem that there is a huge income disparity problem, there is a huge increasing income inequality in this country, and if you're not going to bridge that, we are going to face very, very grave consequences. This will have repercussions on social equity, this will have repercussions on crime, this will have repercussions of all kinds. This will have repercussions on our demographic dividend, which you have turned into a demographic disaster. So from this stage, we only say that the income disparity is increasing, and it is on account of the government. The government is robbing the poor of their wealth, of their income, of their opportunities. And this must be put to an end. Thank you very much. आपके सवालों का स्वागत है. अगर सुओ मोटो हो पहले तो will be happy. इन्होंने 2021 की आय का कंपैरिजन वित्तीय वर्ष 2015-16 से किया है. तो 5 साल में हालत कितने बदतर हुए हैं, हालात कितने बदतर हुए हैं, वो कंपैरिजन है. 5 साल में सबसे गरीब 20% परिवारों की आय आधी हो गई है, जो यूपीए के 10 साल के दौरान 183% बढ़ी थी. 53% 5 साल में घटी है. यूपीए के 10 साल में 183% बढ़ी थी. मोटे तौर पर आज सबसे गरीब परिवार 5 साल में आधा कमा रहे हैं. और ये सिर्फ सबसे गरीब परिवारों पे बात आके नहीं रुकती है, ये लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास के ऊपर भी लागू है. 60% देश की आबादी आज 5 सालों के कंपैरिजन में 2015 से 2021 के कंपैरिजन में कम कमा रही है. लेकिन हमारा काम है डिमांड करना, और हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाना. हमारा काम है आर्थिक जगत की बातें सामने रखना, जिससे लोगों को पता चले कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है. ये सरकार कोई भी समस्या देखकर, सिर्फ आर्थिक जगत से नहीं, इस सरकार का अमूमन समस्या देखकर मुंह फेरने की आदत है. मुंह फेर लेते हैं या पट्टी बांध लेते हैं. हमारे गोरखपुर की तरफ एक कहावत होती है, हे राम जी जगत बनाई नहीं, देखोगे तो समस्या है ही नहीं. तो इस सरकार की जो आदत है वो इस तरह की है कि समस्या का निवारण करने के बजाय समस्या से मुंह मोड़ना समझते हैं. लेकिन इस समस्या से मुंह मोड़ने के नाते, और पिछले 8 साल से मुंह मोड़ते आए हैं, समस्या से मुंह मोड़ने के नाते खामियाजा जनता भुगत रही है. बेरोजगारी जनता की बढ़ रही है, महंगाई जनता के लिए बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर के पास और संसाधन है, और ये जो एक खाई अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती जा रही है, इसका जवाब सिर्फ चुनी हुई सरकार दे सकती है और कदम उठा सकती है. लेकिन कदम ये तब उठाएंगे जब ये निवारण करेंगे. मैं एक बात कहूंगी इस मंच से, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश से आती हूं. उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना बनाम गोडसे नहीं है. उत्तर प्रदेश का चुनाव बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, महिला अस्मिता बनाम ये सारे मुद्दे हैं. और उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि एक्चुअल मुद्दा क्या है. सच तो ये है कि जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं, ना मैंने वो बयान सुना है, ना मैंने वो बयान पढ़ा है. लेकिन ये सच है कि आज हमारी सरहद पर अगर पाकिस्तान, चीन और चीन के इशारों पे नाचता
अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, ये जो खाई अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ रही है, ये जो महंगाई है और जिस तरह का लोकतंत्र को पर प्रहार किया जा रहा है, ये हमारे देश के अंदर भी बहुत बड़े मुद्दे और बहुत बड़े हमारे देश के दुश्मन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें कर कर ध्यान भटकाने के बजाय ये गांधी का देश है, ये गांधी की अस्मिता से चलने वाला देश है और इस देश में जनता की बात करनी ही पड़ेगी। जनता की थाली में अगर 2 रोटी कम हो रही है तो आपको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर 20% आबादी की आय आधी हो रही है तो आपको उसकी बात करनी पड़ेगी। ये भटकाने वाले मुद्दे हैं और एक्चुअली मैं अगर कहना चाहूं तो जॉर्ज फर्नांडिस ने एज डिफेंस मिनिस्टर भाजपा की एनडीए सरकार में कुछ ऐसी ही बात बोली थी। मैं इसका समर्थन या इसका खंडन नहीं करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है ये बोलने की कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटेगा कौन, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी कौन देगा, महिलाओं को सुरक्षित कौन रखेगा। क्या जब उत्तर प्रदेश के बेरोजगार प्रदर्शन करेंगे तो उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी या उनसे संवाद किया जाएगा? आज मुद्दा ये है उत्तर प्रदेश का। As NDA defense minister, he had said China is a biggest enemy. Sorry. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैम कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पैरवी पंजाब से की गई थी उनकी सरकार में मंत्री बनाने की, और इस बात से उन्होंने कांग्रेस की जो आला कमान है उसको भी अवगत करवाया था। नहीं, मैं समझ नहीं, पंजाब से करी गई थी, पाकिस्तान से उनकी पैरवी की गई थी कि इनको मंत्री पूरे सर्व सम्मान के साथ हमारे बड़े नेता रहे, हम लोगों का लंबा साथ रहा, लेकिन कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है शर्मनाक है। वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, इस तरह की बातें करना गलत है और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया, ये सवाल आपके सामने बनता है। सुर्खियां बटोरना, खबरों में बने रहना, एक डिवाइड प्ले करना, ये सब बेकार के मुद्दे हैं। आज पंजाब में मुद्दा किसानों का है, आज पंजाब में मुद्दा एमएसपी का है, आज पंजाब में मुद्दा बेरोजगारी का होगा, आज पंजाब में ये मुद्दे, इस तरह के मुद्दे से सिर्फ ध्यान भटकाया जा सकता है जो वो कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि कुछ ट्रेडिशन नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, जो हमने अमर जवान ज्योति पर होते हुए देखा वो शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए है क्योंकि हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। हम में से हर व्यक्ति 50 साल से जलती हुई उस लॉ के आगे मुझे लगता है सर झुकाता है और उसको एक्सटिंग्विश करके ये कुतर्क देना कि हम विलय कर रहे हैं या आपने जो बीटिंग रिट्रीट की बात करी, इतिहास पर छाप अपने कामों से छोड़ी जाती है। इतिहास पे छाप 20,000 की एक इमारत बनाकर नहीं छोड़ी जा सकती है। मुझे लगता है भविष्य का निर्माण करना ज़रूरी है और भविष्य का निर्माण इस देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, इस देश की अस्मिता के साथ करना पड़ेगा। जिस तरह की बातें हो रही हैं वो इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के तरीके हैं और ये वही लोग करते हैं जो इतिहास बनते वक्त मुखबिरी और माफ़ीनामा लिखते थे। आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। आप पूछ चुके हैं, मैं पहले पहले मैं पूछ लेती हूँ फिर आती हूँ। आई विल कम बैक टू यू। ये विडंबना है और मैं कुछ दिनों पहले उनके साथ एक पैनल पर थी और हमारी महिलाओं को लेकर बहस हुई। ये विडंबना है कि उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री सबसे पहले तो एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं है, वो MOS, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य के मंत्री हैं, वो एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं है। ये इन्होंने औरतों को दर्जा दिया है। आपकी जो बात है वो वहाँ पे सर्वविदित है, उनके परिवार के जो भी आपसी मामला है मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये सर्वविदित है कि उनके पति भी टिकट मांग रहे हैं और वो भी टिकट मांग रही हैं। और अगर ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ है या ऑडियो वायरल हुआ है तो मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका 80% पैसा फंड पे खर्चा होता है और प्रधानमंत्री पढ़ाओ को पटाओ कहकर निकल जाते हैं और उसका संशोधन भी नहीं करते हैं, मुझे लगता है ये उसी असलियत का एक नतीजा है। मैं उनके पारिवारिक मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये कहीं पर आपको दिखाता है कि एक चुनी हुई विधायक, एक चुनी हुई मंत्री जो मंत्रालय में रहकर अगर वो ऐसी बात कह रही हैं तो उत्तर प्रदेश में औरतों की क्या स्थिति है और हमारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की क्यों ज़रूरत है, ये अपने आप में उजागर करता है। वही पूछा था उन्होंने पूछा ना वो सवाल, उस पर मैंने जवाब दिया। पंजाब में 69, उत्तराखंड में 53, गोवा में 28 में 2,
10% भी नहीं दे पा रही है कहीं पर, तो इसके पे यूपी में ड्रामा रखा जा रहा है। मुझे लगता है, और मुझे थोड़ा गुस्सा आता है जब लोग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को ड्रामा कहते हैं, इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की आवाज़ है, ये महिलाओं का मुद्दा, ये उन महिलाओं का मुद्दा है जो हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहां नहीं दे सकते हैं। आप दूसरे का मजाक मत उड़ाइए। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने वहाँ पर एक क्रांतिकारी कदम उठाया, और मैं ये भी कह सकती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो अभियान है उसकी सुगबुगाहट आज अन्य दलों में भी है, उसकी चर्चा कांग्रेस के भी अन्य शासित प्रदेशों में है। लेकिन जैसा कि राहुल जी ने पहले कहा है, हम लोगों की आदत ये नहीं है कि एक जगह करें तो दूसरी जगह को थोपा जाए। ये एक ऐसा निर्णय है जो समय आने पर सबको करना पड़ेगा। ये 40% टिकट की बातें खोखला दावा नहीं है, खोखली बातें नहीं है, ये आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात है, और ऐसा नहीं है कि यह हो नहीं सकता है। अगर 30 लाख निर्वाचित सदस्यों में, जो कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ब्लॉक में आते हैं, 10 लाख महिलाएं हो सकती हैं, तो आगे क्यों नहीं हो सकती। मुझे लगता है एक बड़ा कदम उठाया गया है, और वक्त जब आएगा तो बाकी लोग भी ये काम करेंगे। हम आशा करते हैं और हमारा विश्वास है कि इससे अब कोई पीछे नहीं मुड़ सकता है। Just accused in the year of violence on 22. I don't want to comment on who's fielding whom. I think the question comes back to what this government is doing about the farmers. You leveled charges against the farmers when a constitutional authority allegedly went to the Prime Minister, and he's on record to say, when I went to the Prime Minister and said 500 farmers are dead, the Prime Minister turned around and said, they haven't died for me. So we are living in a regime where Ajay Mishra Teni continues